और उसके और बाद ये पैनल जो है डॉक्टर आपदा, लेड बाय डॉक्टर आपदा, तो 30 मिनट की डिस्कशन ये करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए हम बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ओवर टू यू, और दिस इज योर टाइम। थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर द इनविटेशन। थैंक यू एवरीबडी, आप लोग सब शामिल हुए। आई रियलाइज संडे मॉर्निंग सुबह 11 बजे इज नॉट द मोस्ट sociable work time, I guess sociable time in context of Pakistan. लोग सुबह 11 बजे तो उठ रहे होते हैं। तो anyway, तो thank you again for being here. Thank you for the invitation. तो in a sense, maybe what we can do is, I was thinking maybe initially कि मैं किताब की एक पोइम से शुरू करूंगा। This is the book that we will be talking about today. आप लोगों के पास कॉपी है, वरना मैं भेज दूंगा। I can send you an e-copy as well. मगर इंस्टेड आई थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, क्योंकि जैसे मैंने ज्वाइन किया तो शाहिद साहब और लोग बातें कर रहे थे कि इलेक्शंस का वहाँ पे जो माहौल है और पोस्ट इलेक्शन जो ब्लूज चल रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं, तो मे बी दैट्स अ प्लेस फॉर अस टू स्टार्ट दिस होल कन्वर्सेशन अबाउट हाउ पोस्ट कॉलोनियल आर वी। जो हमारे करंट निज़ाम है, जो हमारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारी नेशन बिल्डिंग में काम करती हैं, उनका डिफरेंट लेवल्स पे कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शंस के बाद और इलेक्शन से पहले सब की सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो दैट एक्चुअली मेक्स अस गो बैक टू दिस क्वेश्चन, हाउ पोस्ट कॉलोनियल आर वी। अगर हमारे पास पोस्ट कॉलोनियलिटी होती, यानी कि हमने कॉलोनियलिज्म का बकवास छोड़ दी होती, अगर ऐसा हुआ होता कि 1947 में हमको एक जेन्युइन आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी के बाद हमारे हालात बेहतर होना शुरू होते और हमारी डिपेंडेंसी जो है उन वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर जो हमें हमें कंट्रोल करती थी डायरेक्टली, उन पे हमारी डिपेंडेंसी कम होती। मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अगर आज देखें हम आज के हालात, तो हमारे कितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स खुद ही बाहर रहते हैं, और उनमें से कितने सारे इंग्लिस्तान में रहते हैं। वही कॉलोनियल रूलर्स जो हमारे थे, आई एम नॉट नेमिंग नेम्स क्योंकि सारी पार्टीज का बाकी जाता उधर ही है। इट मेक्स नो डिफरेंस विच पॉलिटिशियन वी आर टॉकिंग अबाउट, रूट्स उधर ही जाती हैं। उनके अकाउंट्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिलेशनशिप्स, उनको सपोर्ट, इट कीप्स गोइंग बैक टू द सेम सेट ऑफ पावर्स। तो इफ दैट इज द केस, then I think really is a very important and timely question for us to ask, how post-colonial are we? हैं जरा से भी हैं क्या? My particular personal response is none, zero. In fact, we are negative. We are more colonized today than we were on the 13th of August 1947. More, not less. अगर आप इसको इस तरह देखें, ठीक है, हमारी ये पहले से वो आप गोरे आके हम डायरेक्टली चोरी करते थे, डायरेक्ट चोरी थी ना उनकी, खुला 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 बात खाता था, जो जाना है करना है कर लो। अभी भी वही है, मगर सिर्फ फर्क ये है कि उनको हमारी डे टू डे गवर्नेंस के ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। डे टू डे गवर्नेंस के लिए उन्होंने हमको हमारे लोग दे दिए, चलो भाई तुम आज़ाद हो, ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारे लीडर्स हैं। मगर बियॉन्ड दैट, दैट वेरी थिन विनियर, बहुत ही थिन, हल्की सी लेयर, उसके पीछे देखें तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास अपना इल्म नहीं है, हमारी अपनी जबानी जिसे मैं बोली कहता हूँ, हमारी अपनी बोली दबी भी है, सप्रेस्ड है। हमारी सारी थियोराइजेशन यूरोपियन लैंग्वेजेस में होती है। हमारी सारी यूनिवर्सिटीज यूरोपियन प्रोफेसर्स की फालतू की रिसर्च को लेकर रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे निज़ाम में भी उनकी बातें चलती हैं, काम करती हैं। हम जो कैटेगरीज के ऊपर अपनी सारी की सारी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, वो कैटेगरीज हमारी अपनी है ही नहीं। अभी मैं एक दो बातें करूंगा जो मैंने किताब में ज़्यादा नहीं की हैं, तो इन अ सेंस इट विल बी एन एक्सटेंशन बियॉन्ड द बुक, मगर आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड मे बी एट सम पॉइंट आई विल राइट ऑन। मगर आई थिंक इट्स फॉर अस एट दिस इन दिस मुकालमा जो है,
ओपन माइंडेड लोगों के दरमियान एक गुफ्तगू जो है, इसमें हमको मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हमारे यहाँ अभी रमज़ान आने वाले हैं ना, कितने दिन है रमज़ान आने में? मई में आने वाले हैं, गर्मियों में आएंगे, शदीद गर्मी होगी। अब ये बताइए कि अगर हज जो है वो प्री इस्लामिक है, जो हमें पता है कि हज जो है उसकी हिस्ट्री प्री इस्लामिक है। ठीक है, आज तो हम किसी भी मौसम में हज करने चले जाते हैं, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, गर्मियों में भी करते हैं, जुलाई में अगस्त की गर्मी में भी करते हैं। मगर आप ये बताइए कि आज से 1500 साल पहले जो मुसलमान भी नहीं थे, वो लोग अपने अपने देहात घर जगहों पर छोड़कर मक्का क्यों जाएंगे गर्मियों में? वो तो खुदकुशी है। ना उनके पास एयर कौन है, ना उनके पास गाड़ियां हैं, ना हवाई जहाज हैं। उनके तो काफिला बना के जाना है। रेगिस्तान में से काफिला आप जुलाई अगस्त में बना के जाएंगे तो मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों मनाएगा कोई? तो मैं ये अब हमको प्री इस्लामिक हिस्ट्री में इसलिए लेके जाना चाहता हूँ ज़रा की देर के लिए, क्योंकि हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि एक जो ट्रेडिशन था जो कि प्री इस्लामिक है, उसमें मौसम का जोड़ उस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो हज सेलिब्रेशन है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ देखें आजकल के ज़माने में तो कोई भी मौसम होता है, कैसे भी होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें क्वेश्चनेबल समझ में आना शुरू होती हैं। अब मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। अब आप देखें, मुसलमान जो थे पूरी दुनिया में उन्होंने एक्सप्लोरेशन किए। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान 8वीं सदी 9वीं सदी से आ रहे थे। जो मॉडर्न डे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, चाइना है, हर जगह मुसलमानों की आमद-ओ-रफ्त थी। अफ्रीका में थी, यहाँ तक कि साउथ अमेरिका में भी थी। जो दुनिया के पहले जो मैप्स बनाए गए 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, वो जनरली मुसलमानों ने बनाए थे। और उन मैप्स के अंदर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का भी रिप्रेजेंटेशन है, ऑस्ट्रेलिया का भी रिप्रेजेंटेशन है। इस सब का मतलब क्या पता चलता है हमको? इससे हमें सब पता चलता है कि मुसलमान जो थे उनके पास नेविगेशन की स्किल्स बहुत अच्छी थी, है ना। अगर आप नेविगेट नहीं कर सकते तो आप ट्रैवल इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, नेविगेशन का ताल्लुक जो है वो समंदर से है। समंदर में समंदरी तूफान आते हैं जो कि उसका ताल्लुक मौसम से होता है, कि मानसून के मौसम में, मानसून में समंदर खतरनाक होते हैं। तो अगर आप अपनी बोट्स को समंदर में लेके चले जाएंगे मानसून में, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि तूफान आ रहा है, तो आपका तो पूरी बोट डूब जाएगी। या उसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के पास ऐसी नॉलेज थी जिसके थ्रू उनकी कैलकुलेशंस और कैलेंडर्स बड़े अच्छे थे। इतने अच्छे थे कि वो दुनिया को सरकम नेविगेट कर सकते थे। वो हर साल पर्टिकुलर पैटर्न्स पे ट्रैवल इन ऑन एंड आउट कर सकते थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग होती थी। और मुसलमान ट्रेडर्स थे एसेंशियली। तो ये एक तरफ तो हमारे पास ये सारे हिस्टोरिकल एलिमेंट्स हैं और फैक्ट्स हैं और ऑब्जर्वेशन हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा कैलेंडर है आजकल के ज़माने में जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है मौसम से, जीरो। आप ये सोचिए कि दुनिया में जो भी चीज़ रहती है, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो जानवर हो कोई, उसका जोड़ सूरज से होता है। पत्ते अपने जो हैं, पत्ते दरख्त जो है अपने पत्ते ऑटम में झाड़ते हैं। भालू जो है हाइबरनेशन में सर्दियों में जाता है। हर चीज का सीजन होता है, जो सीजन के हवाले से बायोलॉजिकल क्रीचर रहती है। ये सब जगह है, मगर ये बताइए हम मुसलमानों में क्यों नहीं है? मुसलमानों के अलावा हर कैलेंडर में भी है। यहाँ तक कि हिंदुओं का कैलेंडर जो लूनर है उसमें भी है। ठीक है, होली की डेट हमेशा वही नहीं होती, मौसम एक ही होता है। तो वो भी लूनर कैलेंडर है। तो ये ऐसा कैसे है कि जो मुसलमान जो इतने इतने काबिल थे, हर जगह सर्कमनैविगेट करते थे, उनके पास उनका कैलेंडर, वो कैलेंडर नहीं, ऐसा कैलेंडर नहीं है जिससे मौसम को जोड़ो। तो अगर मौसम का जोड़ नहीं है तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते लॉन्ग डिस्टेंसेस रेगुलरली। अब जब ये सवाल आप उठाते हैं, ये बहुत मुश्किल सवाल है।
मगर इस सवाल को जब उठा लिया एक दफा, तो इसका जवाब लेना भी जरूरी है, और इसके जवाब को हासिल करने के लिए हमको बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मेहनत वो है कि हमको अपनी जियोग्राफी को सोचना पड़ता है। जियोग्राफिकली चीजें कहाँ हैं, कैसी हैं, किधर थी। हम जहाँ पे सॉरी, अब मैं आपको जरा 1 मिनट में आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। मेरे पास शायद साहब स्क्रीन शेयरिंग है। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको वो किया है को होस्ट। ठीक है, मैंने ये गूगल मैप्स खोला है ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको शेयरिंग करूं। Obviously, this is going beyond the book, but it's actually very relevant to the question, how post-colonial are we? ठीक है, तो अब हम इस मैप को जरा छोटा करते हैं। मैं अपने ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलता हूँ, हम आते हैं अपने सऊदी अरबिया इस इलाके में। नाउ प्लीज हमको ये याद रखने चाहिए कि ये जो मैप अभी देख रहे हैं, इस पे जो नाम है, ये नाम आज से 100 साल पहले नहीं थे। ठीक है, आज से 100 साल पहले यहाँ पे इतने मुल्क नहीं थे, बल्कि इराक, ईरान, सऊदी अरबिया आज से 100 साल पहले बने। ठीक है, 100 सऊदी अरबिया की 100th एनिवर्सरी अभी रिसेंटली हुई है। तो नन ऑफ दीज कंट्रीज एग्जिस्टेड। अब तो ऑब्वियसली दीज आर नॉट नेशनल मैप्स, जो कि जिसे हम समझते हैं पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। ये पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड का हमको नक्शा दिखाते हैं कि ठीक है, यहाँ यहाँ कॉलोनीज थी, ये देखो इंडिपेंडेंट हो गई, ये इंडिपेंडेंट हो गई, ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब जरा इस मैप को हम दूसरी तरफ से देखते हैं। इस मैप को हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली मक्का की इंपॉर्टेंस क्यों थी, वहां पे हज करने के लिए कैसा मौसम चाहिए होता होगा, चाहिए होता है, होगा नहीं होता है। अब एयर कंडीशन है तो एक अलग बात है। अब हमको कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंगली पता है। हमको ये पता है कि ये जो मेडिटेरेनियन का इलाका है, ये वाला, ये बहुत कदीम इन पे आबादियां हैं। हमें ये भी पता है इथियोपिया, एरिट्रिया, इस तरफ साउथ सूडान, सोमालिया, केनिया, ये भी बहुत पुरानी आबादियां हैं। ये भी बड़ी पुरानी आबादियां हैं। अब ये नोट करिए कि अगर ये सारी आबादियों को आपस में ट्रेडिंग करना हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए बेहतरीन जगह कहाँ होगी? समवेयर सेंट्रल। अगर हम इजिप्ट वगैरह चले जाएं तो ये साउथ इंडिया से एक तो दूर होता है, मगर मोर इंपॉर्टेंटली हम नाइल पे चले जाते हैं। एंड नाइल इज वेरी डेंजरस, क्योंकि क्रोकोडाइल्स वगैरह बहुत हैं, नेचुरल डेंजर्स बहुत हैं। मगर ये जो इलाका है रेगिस्तानी, ठीक है, गर्मियों में तो बहुत खतरनाक है, मगर सर्दियों में मौसम सही होता है। तो यहां से जहां पे हमको पता है आजकल यमन जो है ब्लॉकेट कर रहे हैं इजरायली और अमेरिकी शिप्स का, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत नैरो ट्रेंच जगह है। इसी की वजह से यहाँ से सेलिंग होती थी, और इसके बीच में आइलैंड्स भी हैं। इथियोपिया से आप इधर यमन की तरफ क्रॉस करें, फिर उसके बाद आप ऊपर चले जाएं काफिले में मक्का। इसी तरह मेडिटेरेनियन से आप नीचे आ जाएं। सर्दियों में ही सब कुछ हो सकता है, गर्मियों में नहीं हो सकता। आप जो मॉडर्न पुराने जमाने का बगदाद था, पर्शिया था, उधर से भी आ सकते हैं सर्दियों में, मौसम अच्छा। गर्मियों में नहीं कर सकते। अब क्या है, अब ऐसा हमारा कैलेंडर है कि पूरे वक्त बदलता रहता है। अगर हम जरा से सोचें इस पर पोस्ट कॉलोनियली, कॉलोनियल थिंकिंग, यानी कि गोरों की छपी हुई किताबें और गोरों ने जो किताबें छपवाई हैं, उन सबको एक साइड पे करके हम फोकस करें जियोग्राफी पे, और सोचें जियोग्राफिकली, रेफरेंसेस पे नहीं। कौन क्या कहता है, कहाँ कहता है, किस किताब में कहता है, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल नहीं की थी कभी। मुसलमानों के पास प्रिंटिंग प्रेस थी, मगर उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं की। यूरोपियंस ने मुसलमानों के लिए प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल किया, और गोरे जो हैं यूरोपियंस जो जिन्होंने इस्तेमाल किया, उनका मकसद अपना था, हमारा मकसद कभी नहीं था। इसकी हिस्ट्री जो है ना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमें पता है प्रिंटिंग प्रेस जो है हिस्ट्री में बड़ी दफा इन्वेंट हुआ है, एक दफा नहीं हुआ है। हमको तो किताबों में पढ़ाते हैं कि ये जर्मन था, उसने गंथर प्रेस ने प्रेस बनाई थी, और उसके बाद बला 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 बला, बड़े जर्मन इन्वेंटर्स होते हैं। ये कोई नई चीज नहीं थी।
प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने चाइना से सीखा था, और वहां पे जो था उसका मैकेनिज्म जरा सा डिफरेंट था। आज से 2000 साल से चल रहा है प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने इसकी स्टाइल चेंज किया, टेक्नोलॉजी में अपडेट आई, टेक्नोलॉजी को रिवाइज किया, अपडेट किया। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली अगर आप नोट करें कि जिस जमाने में यूरोपियंस ने प्रिंटिंग प्रेस को रीडिस्कवर इन्वेंट किया सो कॉल्ड, वही जमाना है जो कि यूरोप में रेफॉर्मेशन कहा जाता है। जिस जमाने में मार्टिन लूथर जो था वो रिफॉर्मिस्ट जिंदा था, और वो रेफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था, वो रेफॉर्मेशन जो कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट चला। और हमें पता है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में, रिफॉर्मिस्ट में कितनी झगड़े रहे, क्या क्या हंगामे नहीं हुए, बल्कि अभी तक हो रहे हैं। तो ये हिस्ट्री को हम एक तरफ तो देखते हैं, दूसरी तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यूरोपियंस ने खासतौर पे प्रेस के थ्रू व्हाट दे रियलाइज्ड, they could influence public people's opinions and they can create movements। यानी कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट विदाउट द प्रिंटिंग प्रेस कामयाब नहीं होता। जिस जमाने में मार्टिन लूथर जिंदा था और किताबें लिख रहा था और छाप रहा था, something obnoxious like 90 or 95% of everything that was published in the German language was written by Martin Luther। And through the use of the printing press, they realized the power of literacy and on printing press in order to influence other people, their minds and their beliefs। उस वक्त के बाद यूरोपियंस ने हर जगह दुनिया में सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना शुरू की, सो कॉल्ड रिलीजियस टेक्स्ट छापना शुरू किए प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, essentially creating communities whose beliefs are going to be based on publications produced by the Europeans and sponsored by the Europeans। Or over a period of time, those texts have taken root to the degree के बाकी सब खत्म हो गया। हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता। हमको यह नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि आज से 200 साल पहले तक रमजान हमेशा अच्छे मौसम में आते थे, यानी कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, कभी गर्मियों में नहीं आते थे। हमें खुद ये नहीं पता कि हज हमेशा आजकल के जमाने में मार्च अप्रैल में हुआ करता था। वो क्यों? अगेन जियोग्राफिकल थिंकिंग। गोरों की किताबें, हम कहें दैट्स व्हाई वी आर कॉलोनियल। इनकी किताबों को हमको जरा सा साइड पे रखने की जरूरत है। जलाएं नहीं, फेंकें नहीं, बाद में इस्तेमाल, देखें भी और भी करें, मगर यकीन नहीं करें इनके, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी में कुछ और बताती है। अब अगेन मैं तो, मेरा बचपन जो है इधर गुजरा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मेरी अर्ली एजुकेशन भी उधर ही है, तो मैं इस रेगिस्तान से थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। मुझे पता ही है रेगिस्तान कितना गर्म है और कितना खतरनाक है। तो मुझे इस ठीक है, ये हम आपको ही पता होगा। अब ये बताइए, देखिए फॉर एग्जांपल कि ये इलाके में बारिश बड़ी कम होती है, मगर आबादी तो है। रेगिस्तानों में वादियां भी होती हैं, वादियों में लोग रहते हैं, मदीना भी वादी है। तो ये होता इस तरह है कि जब जियोग्राफी में आपके मौसम जिस तरह होंगे उस तरह आपका रहन सहन होगा। अब यहाँ पे हज तो हुआ फॉर एग्जाम्पल अच्छे मौसम में, सर्दियों के आखिर में, क्योंकि उसके बाद सब लोगों को अपने अपने घर भी वापस जाना है। ठीक है, आपने इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्च अप्रैल में किस वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद गर्मी होना शुरू पड़ जाती है। तो जब से हज हुआ, यानी कि मक्का मदीना में आपने डिफरेंट वादियों में आपने, ठीक है, अपने सप्लाईज को रिफिल कर लिया, रीस्टॉक कर लिया, सारे आपसे के सप्लाईज वापस आ गए। अब आप आज सोचिए आए गर्मियों में, आपके पास स्टॉक्स दोबारा नहीं आ सकते, गर्मी बहुत है। यहाँ पे कोई बारिश बारिश ज्यादा नहीं होगी गर्मियों में, तो यानी कि जो कुछ आपके पास स्टोरेज में है वो तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपका गुजरा अप्रैल, मई, जून में गर्मियां आई, जुलाई में गर्मियां आई, अगस्त में गर्मियां आई, सितंबर में गर्मियां आई, अक्टूबर में गर्मियां आई। अब इतनी गर्मियों में, इतने रेगिस्तान में आपका रीस्टॉकिंग तो कुछ हो नहीं रही है। तो यानी कि आपके अपने जो जो जखीरे थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होता उसकी वजह से ये है कि आप जब तक अर्ली विंटर में आते हैं
मिडिल ईस्ट के मौसम के हिसाब से, यानी कि नवंबर दिसंबर में, तो आपके स्टॉक खत्म हो रहे होते हैं। तो अगर आपकी एक एक आपका यहाँ पे आपका लोग रहते हैं और आपके पास आपकी जो सप्लाईज है वो कम हो रही हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपको सरवाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए आपको राशन करना पड़ेगा। वो राशन करने को हम कहते हैं रमजान। अब ये नोट करिए, ये हमेशा अच्छे मौसम पे आता है, क्योंकि जब तक सप्लाईज खत्म हो रही होती हैं वो मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब बरसात होती है उस इलाके में और नई 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 फसल आना शुरू होती है, तो वो सेलिब्रेशन होता है कि अब एक चीज हमसे खत्म हुई। उसके बाद चीजें बेहतर होना शुरू होंगी, बारिश आई, फसल आई, मौसम अच्छा हुआ, तो यानी कि दोबारा कारवां चलना शुरू हुए। कारवां चलने शुरू हुए तो री सप्लाईज की लाइन दोबारा शुरू हुई। तो ये सारी चीजें नोट करें, हमें किताबों में कहीं नहीं पढ़ाई जाती, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ाई जाती। मगर हम अगर हम जियोग्राफिकल थिंकिंग करें तो हमें नजर आने लगता है। उसकी हमें इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हमारे हमारे अपना कंस्ट्रक्शन जो है मॉडर्न डे इस्लाम का, पॉलिटिकल इस्लाम का, दैट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियंस। आपको, मुझको, सबको याद है, हमने मैट्रिक में पढ़ा भी था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और टर्की हार गया, तो यूरोपियंस ने इस ऑटोमन्स को तोड़ दिया। और उसके बाद आपको आज, बल्कि आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं गाजा इस्लाम के बारे में, हमें पता है ये इसराइल बनाया ही उस जमाने में गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बल्कि सिर्फ इसराइल नहीं बनाया था, इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने। और ये ऑटोमन नेटवर्क को तोड़ने के बाद बने। और ये नोट करिए, मैं ऑटोमन नेटवर्क कह रहा हूँ, मैं ऑटोमन एम्पायर को अवॉइड करता हूँ कहना, क्योंकि एम्पायर जो है बड़ा खतरनाक वर्ड है। एम्पायर यूरोपियंस की तो हैं, हम मुसलमानों की एम्पायर नहीं थी। उसकी वजह क्या है? एम्पायर जो है, फॉर एग्जाम्पल, गोरे क्या करते थे? गोरे जो है इधर से आए, यूनाइटेड किंगडम से हर जगह गए और उधर से कब्जा किया और उधर की चीजों को पकड़कर अपने मुल्क वापस भेजा, कि वो खुद तो अमीर हो गए और यहाँ के लोग गरीब हो गए। मुसलमानों ने कभी ऐसा नहीं किया, ऑटोमन्स ने कभी ऐसा नहीं किया, सल्जुक ने कभी ऐसा नहीं किया, मुगल्स ने कभी ऐसा नहीं किया। इनको बेहतर समझने के लिए एम्पायर वर्ड बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एम्पायर वर्ड गोरों का है और उनकी जबान से आता है और उनकी कॉनोटेशन से आता है। अगर हमको इंग्लिश में ही कोई वर्ड चाहिए तो बेहतर वर्ड है नेटवर्क। ऑटोमन्स, मुगल्स, सेल्जुक, ये सारे नेटवर्क थे। ये सारे नेटवर्क थे मुसलमान ट्रेडर्स के, ट्रेडिंग कम्युनिटीज के। और इनकी इज्जत इसलिए थी कि ये ईमानदार थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, इसलिए उनको हर जगह जगह मिली। इसीलिए इस्लाम ने 200 साल पे में इतनी जगह पे, दुनिया पे, इलाकों में फैल गया। कोई F-16 नहीं हुआ करते थे उस जमाने में। खुश इखलाकी और ईमानदारी की बेसिस पे ट्रेडिंग नेटवर्क एक्सपेंड हुआ, जिससे बेसिकली यूरोपियन, खासतौर पे जो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, इनको बड़ी तकलीफ थी। तो ये प्रोटेस्टेंट जो पूरा मैकेनिज्म है, जो जिसने एक्चुअली बहुत हद तक कॉलोनाइजेशन को एनकरेज किया, सपोर्ट किया, एम्पावर किया, इनकी हिस्ट्रीज को हमको बड़े गौर से देखने की जरूरत है। और अपने अपने जाविये से हमें अपनी सोच, अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या हमें क्या करने की जरूरत है, जिससे हमारा मुल्क और हमारे लोग बेहतर हो जाएं, चीजें बेहतर होना शुरू हों, चीजें सही होने पे आए। अभी तो हम देख रहे हैं इलेक्शंस के हालात, और इलेक्शंस के बाद हालात खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। तो चीजों को बेहतर की तरफ लेके जाना है, उसके लिए हमको बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत और जैसे कि हमारे बुजुर्ग थे, उसी तरह की ईमानदारी के साथ चलने की जरूरत है। और उस ईमानदारी के साथ जब हम चलें और लोगों को सीधे रास्ते पे वापस, लोगों को शामिल करें अपने साथ, कि लोग देख सकें कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हमको किस किस तरह बर्बाद किया गया। मुसलमान तो यूरोपियंस के बिगेस्ट थ्रेट थे ना, तो उन्होंने अपने अपनी बिगेस्ट थ्रेट को किस किस तरह खत्म किया, इस तरह जबकि वापस वो आ ही नहीं पाए, कभी मुकाबला नहीं कर पाए।
उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, उनको आपस में लड़ा दो, उनको दूसरों की से दुश्मनी करा दो, उनमें से ईमानदारी निकाल दो, उनको, उनकी जो किताब कहती है कि सबसे पहला काम जो है ईमानदारी, ईमानदारी से हटा दो, ईमानदारी से हटा दो और ईमान पे लगा दो कि ईमान है तो मुसलमान हो, ईमान नहीं है तो मुसलमान नहीं हो, ईमानदारी छोड़ दो। देखना, तो हम ये नोट करें कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस थे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस जिसने मुसलमानों को दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम बनाई थी, वो प्रैक्टिसेस तो हमने छोड़ दी। उन प्रैक्टिसेस को हमने ट्रांसफॉर्म किया कैटेगरीज में और नामों में और थिंग्स में और एंटिटीज में और रेलिक्स में और डिफरेंट रिचुअल्स में, और उन रिचुअल्स में और रेलिक्स में उलझ गए। जो मेन प्रैक्टिसेस थी वो गायब हो गई। जब प्रैक्टिस ईमानदारी की नहीं रहेगी तो फिर तो मुसलमान को नुकसान ही नुकसान है ना। जब हमारे हर बुजुर्ग ने, हमारे प्रॉफिट ने, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर किसी ने ये बताया कि अपने आप को फिरकों में नहीं बांटो, हर किसी ने ये कहा। कुरान में ये है, सुन्नत में ये है, हदीस में ये है, अपने आप को फिरकों में ना बांटो। हमने क्या किया? हमने फिरकों में बांट लिया। कोई मुसलमान है तो कोई हिंदू है, तो कोई काफिर है, तो कोई ये है, तो कोई ये है, तो कोई वहाबी है, तो कोई सुन्नी है, तो कोई शिया है। इसके खिलाफ तो बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कुरान के अंदर, ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि अपने आप को फिरकों में बांटो। आप हमारे यहाँ क्या है, ये नहीं कि हमने फिरकों में बांट लिया, हमारे फिरकों के लीडर्स भी हैं और वो ही लीडर ही करते हैं। वो कैसी लीडर ही करते हैं जो फिरकों पे बेस्ड हैं। वो फिरकों पे तो बिल्कुल जायज ही नहीं है फिरका, क्योंकि आपने जहां अपने आप को फिरके में बांटा, अपने आप को तोड़ा, किसी ने दुश्मन ने आप पे फायदे ही उठाना है। यही हुआ ना हमारे साथ। गोरों ने हमको तोड़ तोड़ के बिखेर दिया और खुद कब्जा कर लिया पहले तो, उसके बाद खुद हम चले गए और हमारे पास फिरके और बढ़ा दिए। हमारे एक पास एक दफा सीट्स ऑफ डिवीजन शो कर दिए गए, तो वो सीट्स ऑफ डिवीजन को हटाएं कैसे? तो जबकि हम अपने वो सीट्स ऑफ डिवीजन को, जो फिरकों में हमको बांट दिया है, उन फिरका वारियत को हम खत्म नहीं करते। चाहे वो फिरका जबान की बेसिस पे हो, चाहे वो फिरका मजहब के बेसिस पे हो, चाहे वो फिरका जात के बेसिस पे हो, चाहे वो फिरका जिन्स की बेसिस पे हो, कोई भी फिरका वारियत, जब तक कि हम ये कैटेगरीज को थ्रो आउट नहीं कर देते अपनी प्रैक्टिसेस से और अपनी पॉलिसी मेकिंग से, तो हम कॉलोनाइज्ड हैं। क्योंकि ये कैटेगरीज हमारी नहीं, ये कॉलोनियल कैटेगरीज हैं। रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी कैटेगरीज कहाँ से आती हैं? जेंडर, सेक्सुअलिटी, ये सारी कैटेगरीज आती हैं गोरों से, और हर कैटेगरी के ऊपर आके ये हमको तोड़ देते हैं। तो जब तक कि हम इन कैटेगरीज को रीथिंक नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी फिरका वारियत को नहीं खत्म करेंगे, जब तक जो हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो इसलिए हो रहा है ऐसा, पोस्ट इलेक्शन ब्लूज इसीलिए हैं, कितने फिरके हैं और किसी भी फिरके में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हर कोई वही अपने 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 मजे में लगा हुआ है। मगर उसके साथ साथ हर किसी ने अपने आप को बड़ा मुसलमान भी कहना है और इस्लाम को सबसे बड़ा डिफेंडर भी कहना है। कोई उसे क्वेश्चन करे तो उनको उसको मार दो, ये सही है। ये तो हमने अपना हाल बनाया हुआ है। तो इसमें इस हाल को अगर हम देखें तो कहाँ है हम पोस्ट कॉलोनियल? हम तो जब भाई कह रहे थे ना, 13 अगस्त 1947 में जो हालात थे उससे बदतर हो गए, क्योंकि वी आर एक्चुअली मोर कॉलोनाइज टुडे। हमारे अपने अंदर इतनी लेयर्स हैं कॉलोनाइजेशन की। पहले तो गोरे थे, वो हमारे कॉमन एनिमी थे, तो फिर भी ठीक है, आपस में फिरकावारियत चलता रहता था। अब तो वो भी नहीं रहा, आपस में टूटे चले जाओ, टूटे चले जाओ। यही हम देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखने को है, जनरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही है। तो ये है हमारी कॉलोनियल स्टेटस, ये है, इसलिए हम कॉलोनियल हैं। तो कॉलोनियलिटी से निकलने के लिए हमको वी हैव टू रिक्रिएट नॉलेज, we have to recreate how do we do things,
वी हैव टू रिक्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो, क्योंकि कोई भी बात जो हमारे पास गोरों के थ्रू आ रही है उस पर मुझे यकीन नहीं है। चाहे मैं बेशक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में काम करता हूँ, मैं नहीं कर पढ़ाता इनकी बातें। मैं अपने स्टूडेंट्स को सबऑल्टर्न प्रैक्टिस पे लगाता हूँ, क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। और ठीक है, एक लफ्ज़ आप कहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एक तरह से बड़ा शोर मचाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, बला 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 बला, हाईली रैंक, अला बला। एक तरफ तो ये कहते हैं, मगर जरा से अगेन थिंक जियोग्राफिकली, नॉट बेस्ड ऑन कोई क्या कहता है, रेफरेंस बेस्ड, साइटेशन बेस्ड थिंकिंग नहीं, जियोग्राफिकली। ऑस्ट्रेलिया तो 1902 में फॉर्म हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी 1850s में फॉर्म हुई थी। 1850s में जो चीज कायम हुई है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली यूनिवर्सिटी कैसे हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया तो थी ही नहीं पहले, सो इट प्री एग्जिस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इफ इट प्री एग्जिस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इट्स नॉट ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सो हुज यूनिवर्सिटी वाज इट? वो यूनिवर्सिटी ऑक्यूपायर्स ने बनाई थी, जिनका मकसद था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऑक्यूपेशन करना। और हमारे यहाँ तो 14वीं सदी से ये गोरे ने कब्जा करना शुरू किया था, इनके यहाँ तो आए 18वीं सदी में, और सीख कर आए सब कुछ कि किस तरह लोगों पे कब्जा किया जाता है, किस तरह जमीनें छीनी जाती हैं, किस तरह जड़ाया जाता है, किस किस तरह इनको तबाह किया जाता है। आके उन्होंने खटाखट अपनी पॉलिसीज और लगाई, यूनिवर्सिटी क्रिएट की, ये किया, विद इन 100 years पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, राइट? अहमद साहब, जी, आई शुड स्टॉप। कंक्लूड करें I need to stop. So notice all of these things go back to colonization. तो द टाइटल इसी के मैं टॉक करेगा, हाउ पोस्ट कॉलोनियल आर वी। हमें यही समझ में नजर नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉलोनी स्टिल, नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉलोनी, यूएसए डज नॉट स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, it stands for United Settlements of America. They are all settlements. स्टेट्स तो एबोरिजिनल लोगों की थी जिस पर कब्जा कर लिया। तो नोटिस थ्रू आउट द वर्ल्ड वी सी दिस अगेन एंड अगेन, एंड इफ दैट्स द केस, हाउ पोस्ट कॉलोनियल आर वी? ठीक है, मैं आई विल स्टॉप हियर एंड लेट द कन्वर्सेशन गो ऑन। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम की वजह से हम थोड़ा सा आपको याद कराना पड़ा। तो डॉक्टर आपदा, ओवर टू यू। आप पैनल को लीड करेंगी। आपके साथ हैं डॉक्टर आसिफ हैं और डॉक्टर नाइला हैं और बिलाल साहब हैं। अभी मुझे नजर आए थे। तो इट्स अप टू यू, यू हैव 30 मिनट्स। उसके बाद फिर फ्लोर ओपन करेंगे फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स। जी, ओवर टू डॉक्टर Thank you. आपदा। Thank you, Dr. Shahid, and thank you, Dr. Amir. It was amazing, और एक नया एंगल हमें मिला सोचने के लिए. So thank you so much. And it was delighted to listen to you. मेरी तरफ तो अभी बिल्कुल सुबह के 6 बजे का टाइम है. तो yes, I will. We need to keep in mind that we have just 30 minutes, and after that we have a question answer session as well for everyone. तो मेरी पैनलिस्ट को भी यही रिक्वेस्ट होगी कि a quick question, and if you want to ask subsequently more question, you can ask in question answer session later on also. So I will start with Dr. Naila if she is available. मुझे नजर असल में स्क्रीन पे नहीं आ रही. So जी yeah, yes, Dr. Naila. जी, hi. Dr. Ahmed, thank you for your talk. It was enlightening indeed. और मजे की बात यह है कि in American University of Dubai, I'm also teaching subaltern practices these days, और हम subaltern communities पे बहुत काम कर रहे हैं आजकल. So कहने को ये बड़ी अमीरों की यूनिवर्सिटी है, मगर दुनिया भर के रेफ्यूजी बच्चे जो अमीर कबीर हैं वो भी हमारे पास होते हैं. So when we talk about subaltern studies and subaltern communities, there's a lot of challenge for students to kind of place themselves within that category. When I start teaching them, I teach how subaltern cannot speak की जो theory है Spivak की, उसमें she didn't mean that subaltern cannot speak. She rather meant that speaking or talking is a transaction between speaker and the listener. तो इसका मतलब ये है कि subaltern communities या subaltern लोग जो हैं वो कभी बोल इसलिए नहीं सकते because their utterance can never come on the dialogical level. Dialogue में वो तब्दील नहीं हो सकती है बात, because subaltern is not spoken to, rather subaltern is spoken for. So मेरा सवाल आपसे ये है कि
जब आप बात करते हैं अपनी किताब में of subaltern linguistics, I feel like it's a very empowering term. My question would be how you have used this term as a term of empowerment for the subaltern communities. If you would elaborate on that, so I'd be thankful. Thank you. Thank you for the question, Dr. Naila. जैसे आप सवाल पूछ रही थी, something happened to my laptop and I will just show you here for a second. वो जो है restart कर रहा है. So that is why I actually shifted to my phone, which is a bit more difficult for me to answer your question. तो मैं यहाँ पे chat group म्यूट हो गए हैं सर. डॉक्टर अहमर आप म्यूट हैं. शिफ्ट कर रहे हैं. are you okay? आवाज आ रही है? हाँ हाँ. आ रही है. ठीक है. I'm sorry क्योंकि there's a technological glitch. I don't know मेरा laptop क्यों start हो रहा है. तो but what I'll do is I'll send you a book, a link. I'll send you a link. Okay. ये आ गया. And I'll go into chat. तो ये आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा. तो डॉक्टर नायला ये लिंक मैं आपको एक्चुअली इन अ सेंस आपके सवाल के जवाब में भेज रहा हूँ. क्योंकि what this book does actually is a very practical methodological approach of how to train our students and other community members in order to create projects that are subaltern in nature, that are about enabling subaltern communities. So this is something that जब मैं आपको link share किया, it's something it's still very much in progress. I just signed a contract with Routledge earlier this year to publish this book with them. So obviously that means that मैं अपने colleagues के साथ PhD students वगैरह के साथ we are currently working on updating all these materials and hopefully publish it through Routledge, which will make it more accessible and more widely accessible. But essentially converting the ideas and thoughts into practices. इसलिए the book is actually called Writings on Subaltern Practice, not on Writings on Subaltern Linguistics, even though that's where it started from. Right, what I realized very quickly and very early on, and we can talk about this later as if we need to, that there's no need for us to have disciplinary boundaries within our institutions, especially in social sciences and humanities and arts. There is absolutely no rationale or need or justification, theoretical justification, to create departments of, say, Department of Linguistics, Department of Sociology, Department of Cultural Studies, Department of Anthropology, Department of Psychology, Department of Economics, or alabala. The reason is because all of these what so-called disciplines operate on the same principle. All of them look at aspects of human knowledge production in particular contexts that is built through symbolic representation. तो चाहे वो linguistics हो जहाँ पे symbolic representation language की होती है, चाहे वो economics हो वहाँ पे symbolic representation पैसा और value होती है and power, चाहे वो religion हो जहाँ symbolic relationships आपकी different हो जाती हैं, चाहे वो cultural practices हो वो symbolic relationships अलग हो जाती हैं. But everything across all social sciences and humanities, with no exception, are symbolic in their nature. So instead of trying to have all these departments and disciplines and all whatever, what I'm proposing through subaltern practice or jo bhi kitab pe kaam kar raha hu, is looking, instead of trying to work within a discipline, we need to identify communal and social issues where we have the capacity, the knowledge, the relationships, the know-how, and the will to actually make a change. So instead of doing research papers, जहाँ पे हम दूसरे लोगों की किताबें पढ़कर उसका लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, यानी कि दूसरे लोगों ने जो कहा है उसका निचोड़ निकालकर अपने नाम से छापते हैं,
वो उसको अबैंडन करने की जरूरत है, तो सबको अबैंडन करने की जरूरत है। एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग रिसोर्सेस, वी हैव टू क्रिएट इकोनॉमीज। ये हमारा काम है, हमारे मुल्क तो कोई नहीं कर रहा क्योंकि वी आर कॉलोनियल। वी हैव टू क्रिएट द इकोनॉमीज, we have to use, for example, language as a basis to create new economic policies and new economic opportunities, creating industries that don't exist at the moment, using the subaltern knowledge to do that, using subaltern language to do that, using some subaltern needs and desires to do that, create and reharmonize our own local places, doing it essentially everywhere. So if you look at जो मैंने किताब देखी है उसके अंदर आप examples देखें, for example, part जो किताबों के see, there's a huge range of topics. So in a sense, what it implies is that when I'm training my students, I'm training them across all disciplines. They have to work. If they are, for example, one of the topics is menstruation, which is a huge problem in Pakistan and social issues, right? How do you tackle such issues unless you create the resources to be able to do it? And of course, अगर हम students को अपने train करें इसमें, so these are not linguistics students necessarily. These are not linguistic theories. They are going into health sciences. They're looking at health communication. They're looking at women health problems. They're looking at global health problems. They're going way beyond linguistics. So the point here is कि disciplines जो हैं actually हमको कैद करते हैं. जब मैं कह रहा था divide and rule जो है, जिस तरह हम गोरों ने हमको divide and rule politically किया है, divide and rule actually operates through academia. By creating all these disciplines, all these theories, everything is constantly divided. Instead of trying to work together to address issues, हर कोई कहता है चलो इसकी थ्योरी देखो, उसकी थ्योरी देखो, ये देखो, वो ये पढ़ कर आओ, वो पढ़ कर आओ, इसको क्वेश्चन करो, उसको करो, इसी में लगे हुए हम लोग. This is what we call academia. इसी तरह की पब्लिकेशन शायद करते हैं, उस पब्लिकेशंस के बेसिस में हमारे प्रमोशंस होते हैं. पिछले 20 साल में hundreds of thousands of new PhDs have been granted in Pakistan. And yet no impact. In fact, if you want to think about it, negative impacts. So that's why we need to think about practice rather than subaltern theory. Rather than thinking about issues, thinking about doing things, creating things that will start to change and harmonize things. तो वो जो मैंने बुक भेजी उसके अंदर examples बहुत सारे हैं. Actually part 3 जो है उस किताब की, उसमें 3 examples पाकिस्तान से हैं. एक इस्लामाबाद से है, एक एबटाबाद से है, और एक थर्ड अभी मैं भूल रहा हूँ, लाहौर से. 3 एग्जांपल्स हैं जो पाकिस्तानी एकेडमिक्स ने वर्कड विद मी टू क्रिएट दीस सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज. सो दीस आर द एग्जांपल्स, राइट? सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एक्चुअली कैरिंग आउट सबाल्टर्न प्रैक्टिस. Now I'm going to stop here. I know this is question, but I can keep going, but I think there are other people who have questions as well. So I just yes. Thank you, sir. We need to be quick क्योंकि अभी 2 मेरे पास 3 पैनलिस्ट अभी हम रहते हैं and we just have 15 minutes. Yes, I would like to invite Bilal. I don't know, Bilal मुझे एक नजर तो आ रहे हैं स्क्रीन पे. If you have any question or suggestion or anything, yes, go ahead. जी बहुत शुक्रिया मैम. जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने जो पॉइंट्स रेज किए उनमें 2-3 तो बिल्कुल नए, जिसमें अभी आपने बात की डिवाइड एंड रूल इन एकेडेमिया की. और सर मेरा जो क्वेश्चन है, आपने बात की कि जनाब ये जो to get rid of colonial mentality of having fallen into different sects and groups, we have got to regroup and recreate from ground zero, sir. सर ये ग्राउंड जीरो पे मैं थोड़ा सा आपसे मजीद इनलाइटेंड होना चाहता हूँ कि ग्राउंड जीरो से क्या मुराद है. फॉर एग्जांपल ग्राउंड जीरो जब हम सोचते हैं तो सब कॉन्टिनेंट्स को अगर सामने रखा जाए तो ग्राउंड जीरो हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी. मतलब अगर हमें आइडेंटिफाई अपने आप को करना पड़े तो सब कॉन्टिनेंट की कॉलोनाइजेशन तो कई दफा हुई. यहाँ पर द्रविडियंस आए, यहाँ ऑरियंस आए, यहाँ पर इसकी कॉलोनाइजेशन जो है वो मुस्लिम्स ने भी आके की. तो हम आइडेंटिफाई अपने आप को कहाँ पे करेंगे, हमारा ग्राउंड जीरो क्या होगा सर, प्लीज. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें बहुत सारे जाविये हैं सवाल में. एंड अगेन कीपिंग टाइम इनटू माइंड, मैं कुछ 2-3 जावियों पे बात करूंगा.
एक तो ये कि ग्राउंड जीरो का मतलब in other words what we call first principles. So instead of taking somebody else's projected knowledge and descriptions and theories, we even if we take them as a starting point, we don't accept it. We verify everything. First principles. Go back, verify everything. Because without verification, we can't really progress. क्योंकि इतना झूठ है, इतनी फेक न्यूज़ है, इतनी फेक टेक्स्ट बुक्स हैं कि कहाँ क्या करना है, वो it's a huge job. So that's one thing, first principles, and that's what I mean by ground zero. Essentially, not accepting colonial knowledge to be a given fact, because it is a knowledge that is designed to continue to empower the West at our expense. So that's what I mean by that. जब अब दूसरी बात जो मैं इस पे जरा बात करना चाहता हूँ, वो ये कि आपने कहा साउथ एशिया बहुत दफा कॉलोनाइज हुआ है. एक्चुअली वी डोंट नो दैट. इसकी हिस्ट्री हमारे पास गोरों से आती है. अब जो एक एग्जाम्पल आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल द्राविडियंस का, ये एक यूरोपियन थ्योरी थी और है कि पूरा का पूरा साउथ इंडियन द्राविडियन हुआ करता था. उसके बाद आर्यंस का इन्वेजन हुआ, आर्यंस ने द्राविडियंस को निकाला, नीचे किया. ये हिस्ट्री हम पढ़ते हैं. इसकी एविडेंस किधर है? If you start not reading the histories, but you start asking where is the evidence for these histories, बहुत जल्दी आप इस नतीजे पे खुद ही पहुंच जाएंगे कि there is no evidence. ये कुछ गोरे CSS ऑफिसर्स, ICS ऑफिसर्स जो डिफरेंट जगहों पे थे, ये उनका काम था कि इस तरह की नॉलेज प्रोड्यूस करें, ऐसी किताबें लिखें कि लोग टूटे रहें और गोरों की हुकूमत चल जाए. जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑक्यूपायर्स ने सेट की थी, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की थी. इसी तरह ICS ऑफिसर्स थे जो कि इनिशियली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्ट थे. अब जब आपने द्राविडियन की बात की है तो उसके एक्चुअली आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द बुक एज वेल. सो इन फैक्ट आई थिंक आई टॉक अबाउट इट इन चैप्टर 2 or chapter 3 or 4. Either I talk about it from Ramsey Center for Western Civilization or I talk about it modern linguistics in nonsensical. So initial chapters में ही है, I give a whole history and talk about Brahavi specifically. कि जो ब्राहावी का जो डिस्क्रिप्शंस इनिशियली लिखे थे वो है 1930 1940s में, यानी कि आज से 100 साल 100 साल पहले. और ये जो लिखे थे डिस्क्रिप्शंस, ये गोरा इंडियन सिविल सर्वेंट था जो ब्राहावी इलाके के अंदर उसका ऑफिस था, उसको बेस किया था. उसका नाम था ब्रे जो था, उसने एक सीरीज ऑफ किताबें लिखी जिसमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ब्राहावी लैंग्वेज और वगैरह वगैरह. और उन सारी सीरीज ऑफ किताब जो में उसने पॉजिट किया विद एब्सोल्युटली नो एविडेंस. मैं पढ़ चुका हूं किताबें, कोई एविडेंस नहीं है कि द्राविडियन वाज ब्राहावी इज अ द्राविडियन लैंग्वेज एंड बलोची इज अ इंडो-आर्यन लैंग्वेज. अब आप ये नोट करें, अगेन लुक ऑब्जर्वेशनली, किताबों के रेफरेंसेस छोड़ दें. Even today, Brahavi and Balochi share 90% of their lexicon. They are mutually intelligible. They have very similar grammatical patterns. तो जब ये चीजें हम देख रहे हैं, एक तरफ तो ऑब्जर्वेशनल जियोग्राफिकल रियलिटी है कि ये सब एक दूसरे की जबान जानते हैं, वही अल्फाज हैं, वही तरीके हैं. तो ये गोरा कहाँ से आके डिविजन क्रिएट कर देता है कि ब्राहावी तो है, वो द्राविडियन लैंग्वेज है. वो उसने इसलिए क्रिएट की, उसको ये आर्ग्यूमेंट चाहिए था कि द्राविडियंस ने पूरे इंडिया पे कब्जा किया हुआ था और उनको धकेला गया, जो कि एक यूरोपियन थ्योरी थी. राइट? इसको, इस पर्टिकुलर थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए ये ब्रे ने किताब लिख दी. अगर आप अभी भी गूगल सर्च करें और ब्राहावी पे सर्च करें, सबसे पहले ये आता है ब्राहावी इज अ द्राविडियन लैंग्वेज. बस वो एक दफा एक आदमी ने रेफरेंस दे दिया, क्योंकि वो गोरा था, उसने किताबें छाप दी. उसके बाद जितने लोग गए इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, हर किसी ने ब्रे की किताब पढ़ी और उसने वही सीख ले लिया, हाँ ये तो सही होगा, और उसी को चलाते रहे. अब उसमें फैक्चुअल बेसिस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? No evidence. And yet, without the evidence, we have internalized the categories. And once we internalize the categories, they lead to divisions, divide and rule. Linguistics, unfortunately, is one of the worst disciplines for it. Because बोली को structurally separate करके लोगों को divide करना बड़ा आसान है. Sorry, I'll stop again. Yeah.
Thank you, sir. I was about to ask you. Sabooq Sayed or Ijaz Ahmed, I will invite you for a question after this session. हमारा after 5 o'clock, sorry, मेरी तरफ हो रहा है, लेकिन after this hour, you will be able to ask the question. So first, I would like to invite Dr. Asif, if he has any question. Dr. Asif. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Dr. Asif. First of all, I would like to thank Dr. Ahmed for his insightful talk. Definitely, he made certain new points into our discussions. उनका एक point जो है definitely that is valid in our socio-political context कि colonial dependency है, वो हमारे हर उसमें है, linguistic field में भी है, हमारे socio-cultural या political fabric में भी नजर आ रही है. And in that डॉक्टर अहमद ने क्रिटिसाइज भी किया कि इसमें जो कोलोनाइजर का रोल था कि उन्होंने जानबूझ के ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और इस तरह ये किया. वी आल्सो एग्री टू दैट कि भी कोलोनाइजर डेफिनेटली वो उस वक्त दे हैड सर्टेन इंटरेस्ट इन माइंड और उनको गेन करने के लिए दे यूज दीज पॉलिसीज. बट वेयर डू यू पुट दीज कोलोनाइज्ड पीपल? कि फॉर एग्जांपल डेफिनेटली देयर वर सर्टेन पीपल कि जिन्होंने एट दैट टाइम कोलोनाइजर के डिस्कोर्स को सपोर्ट किया, उनके साथ मिल गए, ठीक है ना, और उनकी पॉलिसीज को दवाम बख्शा. अच्छा, आप कोलोनाइजर चले गए और उसके बाद शायद इन्हीं लोगों में वो लोग थे जिनको आप गोरा पाकिस्तानी कह सकते हैं, काला अंग्रेज कह सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन एक अवाम भी मौजूद है, कोलोनाइज मौजूद हैं. व्हाई आर दे स्टिल attached with that colonial dependency? उनके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो अब भी colonial dependent है? ये जरा इस पे थोड़ा. It's a great question. इसको एक तरह से देखें तो ये कि obviously जब हम subjugate हो गए तो then our categories, our mental categories, our perceptions and everything was essentially engineered to shift. ठीक है. तो एक दफा जब हमारे ओरिएंटेशंस को शिफ्ट कर दिया, हमारी कैटेगरीज को शिफ्ट कर दिया, हमारी बोली के अंदर नई कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जो हमारी कैटेगरीज नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बदल गई. इसमें एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स का बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर रोल है, स्पेशली चॉम्स्की का, क्योंकि चॉम्स्की से पहले जो लिंग्विस्टिक्स था, जैसे हम सब समझते हैं सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस वगैरह वगैरह, there was a lot of work and very clear understanding that language relates to geography. And people's languages are related to where they live and how they live. Definitely. It is not abstracted out कि generically हर जगह चले. सही. तो एक दफा नई कैटेगरीज को ऐड कर दें या पुरानी कैटेगरीज को रिप्लेस कर दें तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में खत्म हो जाती है. इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं. शायद आप बता रहे थे कि मैं आई वाज लिविंग अप इन द जंगल, आई स्टिल डू ऑन एंड ऑफ. तो वहाँ पे जो एबरिजिनल कम्युनिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं उनके साथ रहना शुरू किया, जब उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, तो मैंने अपने लिए एक सवाल सेट किया. मैंने अपने लिए सवाल पूछा अपने आप से कि हाउ मेनी जनरेशंस डज इट टेक ऑफ सस्टेन्ड ऑक्यूपेशन बिफोर the local community loses its own practices and knowledge. आपके ख्याल से जवाब क्या होगा इसका कि how many generations will it take? Sustained occupation. In our context, तो 100 years actual था, definitely 2 or 3 generations. The answer is zero generations. As soon as you have sustained occupation, तो उसका मतलब ये है कि जो आपके रहने सहने के तरीके हैं, जो आपके काम सोच समझ के तरीके हैं, जिस तरह आप रहते हैं, जिस तरह का जाते हैं, जो करते हैं, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई. यानी कि आपको वो नहीं करने की इजाजत जो आप करते थे, आपको वो खाने की इजाजत जो आप पहले खाते थे, वो आपको पहनने की इजाजत नहीं जो आप पहले पहनते थे. हर चीज को पे पाबंदी लगा के चेंज कर दिया. तो विद इन 0 जनरेशन आपकी अपनी प्रैक्टिसेस बदल गई. यानी कि बच्चे जो
सीखते हैं प्रैक्टिस से और ऑब्जर्वेशन से, उनके पास वो चीजें ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि वो प्रैक्टिस खत्म हो गई। जब वो प्रैक्टिस खत्म हो गई तो वो ट्रांसमिशन खत्म हो गया, ट्रांसमिशन खत्म हो गया, खत्म, जीरो, you're broken, you're a broken people. So we are broken people. They've broken down our cognitive abilities, our semiotic abilities. They've brainwashed us through useless bits of categories and things to the point कि हमारे अंदर divisions के अलावा कुछ नहीं रहा, खोखले, बस उसी पे चल रहे हैं। So this is where subaltern practice is so important. कि we need to redo things, recreate. Going back to ground zero वाला सवाल, and Sorry. recreate from there. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. So we are just left with 4 minutes, and after that, I will open the floor for everyone. मेरी तरफ से kind of question भी है, और वैसे मतलब एक I don't know whether to call it suggestion or not. So मैं हमेशा ये कहती हूँ, और उस दिन मैंने यहाँ पे किसी सर से मेरा ख्याल है मुकालमा के प्लेटफॉर्म पे ये सुना भी था, और बल्कि आप सब एग्री भी करते होंगे कि वी आर नॉट पोस्ट कॉलोनियल, वी आर स्टिल इन न्यू कॉलोनियल स्टेज। तो जब आप न्यू कॉलोनियल स्टेज पर हैं तो यू हैव, जैसे वो बात अभी एक बंदे ने की है, कॉलोनियल डिपेंडेंसी होती है। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, और मैं भी इसी चीज पर काम कर भी चुकी हूँ कि मतलब हमें अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहिए अपने। बट अगेन, इवन इफ वी विल क्रिएट अवर ओन नॉलेज, तो इकोनॉमिकली या हमें उसको पर उसके लिए भी वी आर डिपेंडेंट ऑन अ कॉलोनियल। फॉर एग्जांपल, आपकी ये बुक जो है वो पालग्रिव के साथ पब्लिश हुई है, आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूटलेज के साथ है। मैं जब बुक लिखने का सोच रही थी, आई वाज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी एक जो भी है पाकिस्तानी पब्लिशर प्रेस या ईमेल या कोई भी जो छोटी पाकिस्तान में, आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट लाइक नहीं, मुझे पालग्रिव से पब्लिश कराना है या फिर मुझे रूटलेज के साथ कराना है। So कहीं ना कहीं we still depend on them, like we can't live in isolation, one thing, and number two, जैसे कि अभी किसी बंदे ने डॉक्टर आसिफ ने बात की है कि ये जो कंप्रेडोर इंटेलेक्चुअल क्लास है और ये इस तरीके से जो भी है, और ये इनका क्या मसला है। मैं जब पाकिस्तान में थी तब मैं खुद भी इसी तरह थी, बट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत टाइम हो गया, कोई 100 साल हो गए यहाँ आई हूँ, लेकिन फ्रॉम लास्ट 8 ईयर, अब जबकि मैं यूके में हूँ, तो मैं देखती हूँ जब मैं वापस जाती हूँ तो हमारे लोगों में ना, जैसे आपने कहा वी आर ब्रोकन पीपल, पता नहीं क्या एक आई डोंट नो वेदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज अ राइट वर्ड और नॉट, कोई मसला है उनकी साइकोलॉजी में। मेरे अपने कजन्स, मेरे जो आसपास के लोग, इवन पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटीज में, वो बात इस तरह करते हैं कि मतलब ये इतने इम्प्रेस और इस तरीके से, व्हेन आई वाज देयर प्रोबेबली आई वाज आल्सो लाइक दैट, बट नाउ आफ्टर कमिंग टू हियर, और यहाँ अंग्रेजों को ऑब्जर्व करने के बाद, इनके साथ रहने के बाद, इनके साथ खाना पीना खाने के बाद, मुझे लगता है कि मतलब नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मुझे वो लोग इतने सुपरफिशियल लगते हैं, उनकी बातें, वो शायद अपने आप को मतलब एक अपने आप को समझते हैं कि अब हम इलीट सर्कल में आ गए हैं, या फिर पता नहीं वी लुक कूल, आई डोंट नो व्हाट डू दे वांट। लेकिन उनके वो जो सारे, एज यू से, सबाल्टर्न प्रैक्टिसेस, ऑल द रूटीन प्रैक्टिसेस, एक्चुअली वो अपने आप को शायद कुछ साबित करना चाहते हैं, अपने आप को कि वी आर लाइक एक्टिंग लाइक वेस्ट, और या बहुत एजुकेटेड। हमारा यहाँ मसला ये है कि जब आप वेस्ट की तरह या अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर आप एजुकेटेड समझे जाते हैं। हाउ फ्लुएंट यू आर, तो फिर उसमें फिर कैटेगरी है कि कितने एजुकेटेड आप हैं। तो वहां पे लोगों के साथ अब ये मसला है, और मुझे वो इतना सतही लगता है, इतनी सुपरफिशियल लगती है वो बातें जब वो लोग ये कर रहे होते हैं। और ये सब only after coming to this world. When I was there, I never realized actually. Yeah, only after coming to this world and only after looking from the distance and seeing my people from the distance, I could actually, समझ आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। तो just want your comment on that. I mean, they're very valid observations. आपने मेरी किताब के बाद में कहा पैलग्राफ से छापी है. Yes, that's true. मगर interestingly enough, pretty much everything in this book is available through wemountains.com. So this book is actually a compilation of work that I've been doing for the last 4 or 5 years. It took me a very long time to write this book. और जो हर कंपोनेंट है इसका, चाहे वो पोएम हो, चाहे उसमें आर्ट वर्क हो, चाहे उसके अंदर एसेस हो, I've already published them mostly through wemountains.com, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड
अपने चित्राल स्वात से जो तुरवाली कम्युनिटी है और जो और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, गावरी और शीना और वगैरह जो हमारे नॉर्दर्न पाकिस्तान की आबादियाँ हैं, उधर के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, उनकी कम्युनिटी ने मिलके ये एक ऑनलाइन मैगज़ीन सेटअप किया, वी माउंटेन्स। तो आई यूज्ड टू पब्लिश देयर। नाउ दिस इज़ मैं इस एग्ज़ाम्पल को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, आई हैव बीन पब्लिशिंग दीज़ थिंग्स, मगर द वैल्यू ऑफ दोज़ पब्लिकेशंस विल निल। कोई नहीं पूछता था। चाहे बेशक मैं अपनी यूनिवर्सिटी में उसे कह सकता हूँ कि आई कैन जस्टिफाई इट थ्रू टू आउटरीच, पब्लिक आउटरीच वगैरह, मगर उसकी क्रेडेंशियलिटी, उसकी जो वैलिडिटी थी, उसके जो क्रेडेंशियल्स थे, पूरे वक़्त लोग कुछ मुझे क्वेश्चन करते रहते थे। वही चीज़ें अब मैंने पैराग्राफ के नाम से छाप दी, तो लोग खामोश हो गए। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये तो है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ओन कॉलोनाइज़ेशन, दैट इज़ व्हाट नियो कॉलोनियल भी नहीं, हम लोग तो पुराने से भी बुरे कॉलोनियल हैं। तो नियो कॉलोनियल तो बस कहीं किसी डायरेक्शन में तो जाए। हमने तो अपने अंदर इंटरनल कॉलोनाइज़ेशन कर लिया है। पहले तो हमारा एक्सटर्नल कॉलोनाइज़ेशन था, अब हमारे अपने इंटरनल कॉलोनाइज़ेशंस हैं। हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग हमारी मिलिटरी, जिसका काम जो हमारी डिफेंस है, हमारी पुलिस, हमारे सारे के सारे नेशनल सर्विसेज़, हर चीज़ के अंदर उसका पर्पस जो है वो कॉलोनियल है। उसी कॉलोनी अंदाज से रहते हैं। तो इसके लिए आई जस्ट शेयर एन ऑब्जर्वेशन एंड आई रियलाइज के वी हैव टू ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन। तो आई गिव यू an observation which is also based initially जंगल में ही the observation, but then I've been expanding it. All natural systems, they all operate on fractals, and they're all dynamic. Two features. Fractals से मुराद patterns will follow patterns. जैसे कि दरख्त जो है, उसके दरख्त जो निकलता है, अपना बड़ा तना होता है, फिर उसकी शाखें निकलती हैं और शाखे में से छोटी-छोटी टहनियाँ निकलती हैं और टहनियों पे छोटे-छोटे पत्ते आते हैं। अगर पत्ते को आप लाइट में करके देखें, तो उसके अंदर भी आपको वही पैटर्न नज़र आता है ना? और नीचे रूट्स में चले जाएँ, तो भी वही पैटर्न नज़र आता है। तो व्हाट वी सी इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम पैटर्न एट डिफरेंट स्केल्स। एक तो ये, दूसरी डायनामिक उसको छोड़ दें जरा एक मिनट के लिए। तो व्हेन वी फोकस ऑन जस्ट द फ्रैक्टल्स एंड द रेपिटेशन ऑफ द प्रैक्टिस, ऑल नेचुरल सिस्टम्स ऑपरेट ऑन इट। ठीक है, मतलब ये कि ह्यूमन सोसाइटीज व्हिच आर आल्सो नेचुरल सिस्टम्स विल ऑपरेट ऑन इट। सो व्हेन वी आर सब्जुकेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, and then the next group of people will also subjugate in the same manner, and then again and again and again, and it will keep happening and trickling down to all levels. यानी कि अगर एक जमींदार को हमारे यहाँ मौका मिलता है पावर दिखाने का, वो भी दिखाता है। तो हर कोई ये करता है। तो ये कहना कि पॉलिटिशियन ऐसा करता है या आर्मी ऐसे करती है या गवर्नमेंट ऐसे करती है या मिनिस्टर ऐसा करता है, नहीं, हर कोई करता है। तो नोट करिए, फ्रैक्टल्स हैं। फ्रैक्टल्स जो हैं ये पैटर्न्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। अब डायनामिसिटी जो है वो हमारे लिए उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि वो पैटर्न्स तो रिपीट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में करें, चाहे पाकिस्तान में, वही करते हैं एग्जिस्ट, उसी तरह के पैटर्न्स में, ऑपरेशन के, सब्जुकेशन के। मगर इसी के को मालूम एक्सेप्ट करते हुए डायनामिसिटी जो हमको होप लेकर आती है, उम्मीद लाती है। यानी कि natural systems are dynamic, which implies that they can change at any time for any given reason. They don't always have to be the same. ठीक है, पैटर्न तो है, पैटर्न चेंज हो जाता है और फिर नया पैटर्न बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक उम्मीद की थोड़ी सी किरण है कि if we start to create new patterns, alternative patterns, right? इसलिए I talk about subaltern practice. We start creating new practices, new patterns, alternative models, alternative styles. Then over a period of time, maybe we will be able to shift the system. It will happen dynamically, not through us. Dynamically will happen. It will be a natural process. तो ये एक hope है। मगर it also at the same time explains कि हमारे मसले क्या हैं। तो we are colonized at many levels. अब कितनी layers है हमारी colonization की, कोई इंतहा नहीं है। प्याज की तरह छीलते चले जाए, निकलती रहती है। Thank you, Dr. Reimer. Now we will open the floor for everyone. And Dr. Shahid, over to you.
डॉक्टर आपदा बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा टाइम का भी ख्याल रखा, बड़ा अच्छा आपने ये वाला जो डिस्कशन पैनल का था स्लॉट बड़ा अच्छा मैनेज किया, थैंक यू वेरी मच। और Thank आपकी you, तरफ sir. तो बड़ी वो है, हमारी तरफ तो इस वक्त उठना भी चैलेंज है, तो थैंक यू। Problem. तो जो मैंने नोटिस किया था, सबसे पहले डॉक्टर एजाज बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके बाद सुबोक साहब और फिर आलिया और फिर साजिद खान। तो जी डॉक्टर एजाज। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूं, जो सवाल बहुत से होंगे क्योंकि बड़ा मजे का था गुफ्तगू डॉक्टर साहब की, तो थोड़ा सा ब्रीफ क्वेश्चन करें, और डॉक्टर साहब आप रिस्पांस भी जरा ब्रीफली करें, ताकि सब लोग जो हैं वो उठे हैं, तो वो सारे लोग जो है उनका सवाल आ जाए। एक काम करते हैं शाह साहब, मेरे ख्याल से एक साथ 3 या 4 सवाल इकट्ठे ले लीजिए, फिर मैं ठीक उनको आपस में जोड़ लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर एजाज साहब और सबूक साहब और आलिया और साजिद खान, प्लीज आप अपने सवाल कीजिए 4, और उसके बाद मकसूद साहब ये भी कर लें, 5 क्वेश्चन कर लें, तो फिर इनका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जी जी एजाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी बात जी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू है और बड़ा मजा आया है। मैं एक्चुअली जल्दी इसलिए किया है कि मैं एक्चुअली क्लिनिक पे भी हूँ, तो मैंने कहा मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ। सवाल मेरा ये है कि ये सबाल्टर्न स्टडीज और कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल ये रेजोनेट करता है कि जिस तरह अगर हम कहें कि पिसे हुए तबकात और जो इंपीरियलिज्म, यानी उसको अगर हम आम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, और फिर उसका जो यानी जो इसको तब्दील करना या इन प्रैक्टिसेस पे अमल करना, वो एक सियासी जद्दोजहद या पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो मैं ये सवाल है मेरा कि ये जो 3 टर्म्स मैंने यूज किए हैं और जो जिसमें डॉक्टर साहब ने बयान किया है, तो इसमें क्या फर्क है या ये मिलती जुलती चीजें हैं? ठीक। अहमद साहब, आप नोट कर रहे हैं या याद रखेंगे? बड़ी कमाल मेमोरी होगी अगर आपको सारे सवाल। दोनों का मैं अभी आपसे कह रहा था, मैं यही कर रहा था, मैं कैसा नोट भी कर लेना चाहिए, मगर आई विल रिमेंबर इट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जी सबूक साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। और आई थिंक कि डॉक्टर साहब से मेरी एक मुलाकात थी है कि 2 या 3 साल पहले ये सवात आए थे, और वहाँ पे जुबैर चौधरी साहब ने, यही माउंटेन के एडिटर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था आई थिंक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने बड़े वैलिड सवाल उठाए हैं, लेकिन आपने कहा कि देखें हमारे पास जो रेफरेंसेज हैं गोरे के अलावा हैं क्या। मिसाल के तौर पर दी पश्तून है, तो हमारे पास तो वो ठीक है जी, वही इनको बुक फिर ये वो शुरू करें आइसोकेट और वो हेपरिन और पेशेंट भेज दें। जी जी सबूक साहब, आप जाइए। डॉक्टर साहब मैं माइक आप अपना बंद कर रहे हैं, डॉक्टर एजाज साहब। जी जी ठीक। सबूक। अच्छा तो डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि हमारे पास और रेफरेंसेस क्या हैं, मतलब पश्तून है तो हमारे पास वहाँ पर ही है, ज़्यादा जो इस इलाके में रिसर्च वर्क है वो हम देखते हैं कि गोरी का ही किया हुआ है, और हमारे पास बुनियादी रेफरेंस भी हुई है। और इसके अलावा अगर हमारे पास लोकल रेफरेंस हैं भी तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती, इवन कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती। मैं भी अगर किसी जगह जाके कोर्ट करूँगा तो उसी कोर्ट को दी जाती है जो किसी गोरे रिसर्चर का है, और जो लोकल रिसर्चर है उसको कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, सेकंड इसका जुड़ी एक और चीज़ भी है, वो चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि मसलन आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें अपनी लोकल चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, हमारी जो रिसर्चेज हैं, और फिर हमारा जो लेंस है गोरे के लेंस के बजाय हम अपना जो फ्रेम है और अपना जो लेंस है उसके साथ हम काम करें। लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम और निज़ाम ऐसा बना दिया कि जिसमें हम जकड़े हुए हैं। मतलब मैं अपने बच्चे को अगर ये बताता हूँ कि नहीं भाई आप अपने लोकल इसके ऊपर करें, वो कहीं नेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो उलझन है इसका थोड़ा सा हल बताएं कि क्या हो सकता है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सवाल। जी डॉक्टर साजिद खान। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साजिद साहब आप हैं? सर आलिया काफी टाइम जी से जी कभी हाल। जी अम, अच्छा सर, आलिया मैं आप? अवेलेबल जी अनम्यूट कर लिया मैंने सर, आप सुन पा ठीक रहे हैं?
जी जी सर मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था कि उन्होंने जो वो एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट बताया कि जो डिवाइडिंग एजेंट्स हैं, जो डिफरेंट उन्होंने आइडेंटिटी मार्कर्स को यूज किया, जेंडर है, सेक्सुअलिटी है, सेक्टेरियन डिवीजन्स है और रेस है, लेकिन ये सारे आइडेंटिटी मार्कर यूरोप में भी इक्वली वैलिड है। उनकी सोसाइटीज में भी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, रिलीजियस वॉर्स भी हुई, जेंडर और सेक्सुअलिटी की बेस पे वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशंस मौजूद रही। तो क्या हमारे यहाँ ये क्यों हमारी बैकवर्डनेस या अंडर डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी उनके इन तमाम इंडिकेटर्स के साथ दे वर एबल टू मैनेज, वो होमोजेनाइज भी हो गए हमसे कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को भी उन्होंने मैनेज कर लिया। तो इस पे काइंडली रिफ्लेक्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आलिया, आलिया आप भी कर लें, फिर जवाब लेते हैं, फिर अगला जो है करेंगे। जी आलिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो डॉक्टर अहमद महबूब से मेरा सवाल जो है वो किताब के हवाले से भी है, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है और अभी उन्होंने हवाला भी दिया है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का, और ब्राह्वी जुबान की एग्जांपल दी है आपने बुक में, बांग्लादेश की भी एग्जांपल दी है, और किसी ने कमेंट्स में पंजाबी और सराइकी की मिसाल भी दी है। तो मतलब किताब पॉइंट्स की तारीफ तो मैं बाद में करूंगी, मगर मेरा सवाल ये है कि आपके पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ कि जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स और साउथ एशिया की लैंग्वेजेस की कैटेगराइजेशंस है वो अंग्रेज ने की है। आयरॉनिकली मैं भी अंग्रेजों के मुल्क में रह रही हूँ, और तो जितनी डिविजन्स पाकिस्तान के अंदर मजीद होती जा रही हैं, जो 1971 में बेशक अगर हम ये समझें कि बांग्लादेश जुबान की वजह से अगर नहीं बना, या और भी अवामिल थे जिनमें सियासी अवामिल भी थे, अभी भी वो जो कैटेगराइजेशंस हैं वो मजीद से मजीद तर होती जा रही हैं। जैसे अगर मुझे पंजाबी समझ में आती है तो मैं अटक से लेकर सिंध के बॉर्डर तक वो सब समझ सकती हूँ। अगर बेसिक मुझे सिंधी भी आती है तो मैं बगैर कहे भी उर्दू में भी वो बात का जवाब पैरेलल लैंग्वेजेस में दे सकती हूँ। तो ये मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो कौन से सोशियो सिम्योटिक्स और एक्शंस हैं एज अ सबाल्टर्न पर्सन, यानी सबसे जो कमजोर और ज़ईफ तरीन निचले दर्जे के तबके पे हम हैं, आई एम सबाल्टर्न जैसे आपने कहा, तो हम वो क्या कर सकते हैं कि लोगों को समझाएं कि आप पंजाबी बोल सकते हैं और आप उसका जवाब आपको उर्दू में मिल सकता है या ब्राह्वी में मिल सकता है और बलोची में मिल सकता है। तो वन लैंग्वेज वन कम्युनिटी वाली चीज नहीं है ये। मतलब ये बहुत दुख भी होता है ये समझ के कि ये डिविजन्स और होती जा रही हैं और इसकी कोई हद नहीं है। ठीक जी, आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। एक सवाल और ले लें अहमद साहब? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मकसूद साहब आप क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। जी मकसूद साहब। मकसूद साहब आप हैं हमारे साथ? नहीं है तो फिर अनीला आप कीजिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, हम पोस्ट नोलियलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सेंचुरी में हमारे पास 3 जनरेशंस आती हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में हम लोग अपनी बात करें तो हमारे जो सबसे पहले हमारे पास जो थे हमारे मुगल थे, वो वाली हिस्ट्री हमारे पास आई। उसके बाद हम लोग जो ब्रिटिश थे, और हमारे जो फादर्स या हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मुगल के बारे में, लेकिन हमें उस चीज का आइडिया नहीं है। इसी तरह हमारे बाद जो जनरेशंस आएंगी उन्हें ये हमारी जो 1947 वाली हिस्ट्री है या इंडिपेंडेंस वाली, वो इस चीज से टोटली डिस्पैच होती जाएंगी। इसी तरह जनरेशंस में जब हम लोग आगे जाएंगे तो ये इन्फ्लुएंस जो है, जब हम पे अंग्रेज डोमिनेट कर रहे हैं डिस्कोर्स में भी, पावर में भी, करेंसी में भी, तो हम लोग इस कॉलोनियलाइज्ड इन्फ्लुएंस से कैसे निकल सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अहमद साहब क्वेश्चन ले लें, बाकी भी इकट्ठे ही, अब टाइम भी हमारा। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। अच्छा, डॉक्टर शाजिया और जावेद साहब और राहत जुबैर, डॉक्टर राहत जुबैर, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन हम मजीद नहीं ले सकेंगे, हमारा वक्त जो है ना वो खत्म हो जाएगा। जी जी डॉक्टर शाजिया, क्विकली आप क्वेश्चन कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टॉक के लिए। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो डिस्कवरी का प्रोसेस है ना जिसकी हम बात करें, क्योंकि वी आर लॉस्ट, तो हमें तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में नहीं पता। सो अभी जो डिस्कवरी का प्रोसेस है इसमें हमें डिस्कवर करके जो बताना है अपने बारे में, वो बेसिकली हमने अपने आप को बताना है कि दुनिया को बताना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े इश्यूज बड़े अजीब तरह के हैं। कि जैसे आपने हज की एग्जाम्पल दी ना, अगर इमाम गजाली की भी आप बुक उठा के देख लें तो वो भी प्री इस्लाम से भी पहले हज की रिवायत थी एंड ऑल दैट। और बड़ा एतराज इस पे हुआ था कि जब बाद में इसको प्रैक्टिसेस में इस्लाम के शामिल किया गया। अब ये सब बातें जो है ना सुनने के लिए मुझे लगता है कि बाकी लोग तो तैयार है, यहाँ से बाहर, मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ तो इसलिए बात कर, तो पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो प्रोसेस है, इसमें हम खबर किसको देंगे, किसको बताएंगे, क्योंकि शायद दुनिया तो तैयार है पर हम खुद ही तैयार नहीं हैं। तो इसका क्या हल है इस मसले का? शुक्रिया बहुत। ठीक, थैंक यू जी। जावेद साहब वेरी क्विकली, और उसके बाद मकसूद साहब आगे हैं लगता है। जी जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमर, मैं आप अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी कुछ साल पहले आए थे और आप डॉक्टर मुअज्जम के, उन्होंने हमें आपके बारे में बहुत बताया भी था, और उन्होंने हमें ये जो आपकी जो मीटिंग थी तो इसके बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और सवाल मेरा ये है कि जो आपने जो सारी गोरे के बारे में हमने बात की है, तो ये भी एक हकीकत है कि गोरे ने, मतलब आपने मुसलमानों के बारे में कहा कि वो किस तरह एक दुनिया पे उन्होंने एक नेटवर्क बनाया और अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो गोरे उस वक्त काफी दबे हुए थे या डार्क एजेस में थे, तो उन्होंने मुसलमानों से सीखा और फिर वो आगे बढ़े। तो क्या हम इन गोरों के पैटर्न को अपने साथ लेके कुछ अपना नया, जो आप अपने रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो उसको लेके हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते? वरना इतना इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम बिल्कुल नया जीरो से स्टार्ट कर ले। शायद हमें थोड़ा सा उनको भी देख के सीखना है और कुछ अपने जो रिसोर्सेज है उसको लेके हम आगे बढ़े। तो क्या हम इस तरह आगे बढ़ सकते हैं? जो जावेद साहब बहुत शुक्रिया, क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राहत, और फिर दो क्वेश्चन और हैं शायद। जी डॉक्टर राहत। डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा काइंडली, टाइम हमारे पास अब इतना नहीं है। जी डॉक्टर साहब। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि हम बात तो करें कि जी हम अपना नॉलेज क्रिएट करें, थोड़ी डॉक्टर शातिया ने भी बात कर दी कि हम अपनी जनरेशन्स को फिर कैसे प्रिपेयर करेंगे लोकल नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए। और सेकेंडली मैं ये जानना चाह रही थी कि हम बात करें जी डिवर्सिटी, डिविजन्स क्रिएट हो गई, तो क्या हम उन डिविजन्स को अपनी सोशल डिवर्सिटी के तौर पे एक्सेप्ट करके उसे अगर लेके चलें तो क्या वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, इंस्टेड कि हम अब इन चीजों को रिमूव करने की कोशिश करें? अगर हम इन चीजों में एक पॉजिटिव इंप्रेशन देके इन्हें साथ लेके चलें तो शायद ग्रोथ के चांसेस या पॉजिटिविटी के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब अगर आप हैं तो क्वेश्चन कर लें, वरना फिर हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि असल में हम लाहौर में रहते हैं, हम बीएस के स्टूडेंट है। तो मैंने डॉक्टर साहब के काफी नोट्स भी पढ़े हैं लैंग्वेज पॉलिसी पे, और भी नोट्स हैं। तो मेरा डॉक्टर अमर महबूब से सवाल ये है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ, या इस वो कॉलोनियल रेजिम से कैसे निकला जाए? आपको सर नहीं लग रहा कि हम जो है ना मेंटली और इकोनॉमिकली मतलब रूल्ड बाय यूएसए यार दोज कंट्रीज, जैसे अभी भी हमारे पास जो एड्स वगैरह आ रही हैं? बेटा क्वेश्चन आ गया आपका, इट्स ओके, इट्स ओके, हमें टाइम भी थोड़ा मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, ऑल द क्वेश्चंस आपके पास। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द क्वेश्चंस। मेरे पास यहाँ पे 9 सवाल हैं। अच्छा, कुछ सवाल तो ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं। इनको जवाब देने के लिए मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ, जहाँ पे सवाल था टर्मिनोलॉजिकल ओवरलैप का, कि सबऑल्टर्न भी है और मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? ऑनेस्टली आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द अंडर प्रिविलेज्ड। So whatever term or concept we want to use to represent the underprivileged, that's fine.
सवाल फिर आया है कि ऑल्टरनेटिव कहाँ से हैं, जब लिटरेचर सारा गोरे छापते हैं वगैरह उनकी से चलते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बट एट द सेम टाइम देयर इज एन ऑल्टरनेटिव बॉडी ऑफ लिटरेचर दैट इज एंड इट इज ग्रोइंग, राइट? फॉर एग्जांपल मेरी अपनी किताब पैलग्रेव ने छापी, देयर इज नो रेफरेंसेस, राइट? अगर आपने नोट किया हो तो देयर इज अ सेक्शन ऑन नोट ऑन रेफरेंसेस, बट देयर इज नॉट अ सिंगल रेफरेंस इन द बुक अदर देन ब्रेक, क्योंकि वो साइटेशंस थे, साइटेशंस के अलावा कोई रेफरेंसेस नहीं है. So there are other ways of doing it. For example, there's a lot of examples learning from land. Where, during the talk, I refer to geographical thinking, which is related to it. We learn from the land. We learn from the geography. मौसम, जो वहाँ पे चीजें हैं, वहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, जरखेज है नहीं है, कितनी वादियां हैं, बारिश होती है, रेगिस्तान है, कैसा माहौल है, जजीरा है, बड़े पहाड़ हैं. All of these things make an impact on human existence. And language and culture are influenced by the geography of where humans exist. अच्छा, one of the problems that has happened is because of the, मैंने जैसे पहले कहा था, it takes only one generation to actually disrupt the transference of knowledge and cultural practices. But once you have disrupted it, you can essentially re-semanticize, यानी कि आप जिनको लोगों पे कैप्चर कर लिया है, उनको उनकी कैटेगरीज आप तब्दील कर सकते हैं थ्रू योर पॉलिसीज एंड पावर. अभी भी हमें पता है IMF फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिसीज कैसे डिटरमिन करती, कैसे इन्फ्लुएंस करती है. तो वी नो दैट these mechanisms exist. So a lot of these mechanisms, interestingly, अगर आप if you look at the book, एक चैप्टर है starting, it's called The Unmaking of Paradise. 3 पार्ट का चैप्टर है. लिटरेसी एज ट्रोजन हॉर्स पार्ट 1, लिटरेसी एज सॉरी पार्ट 2 और पार्ट 3. अच्छा, मैं आपको जरा दिखा भी दूं ये. आई मीन यू हैव द बुक्स ऑलरेडी, तो आप लोग भी देख सकते हैं, मगर यू विल आल्सो नोटिस कि इट स्टार्ट्स विद एन इमेज. एक पहले एक आर्ट वर्क है और उसके बाद एक छोटी सी एक सिचुएशनल कहानी डेवलप हुई है और उसके बाद ऐसे आता है आगे. तो the reason I'm pointing this essay out to you is ये 3 पार्ट का essay is actually captures and responds to a number of questions जो आप लोगों ने पूछे कि ये किस तरह मैनेज हुआ, किस तरह लोगों ने हम पे कंट्रोल किया, कहाँ किया और इससे निकला कहाँ जाए, कैसे हम लोग इससे आजाद हो. फंस तो गए, इससे आगे कैसे निकलें, what are the ways forward, है ना, इसके alternatives क्या हैं. तो you will see that part 3 में, इस essay के part 3 में there's a whole section on how to move forward. And then if you continue along the same thoughts, उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम पोएम के बाद उसका नाम है colonization 3.0. It's a different thing, but also if you look at colonization 3.0, you will see a discussion of the establishment of the problem, and then you will see how it's currently managed, and then in the third part of the essay I talk about what are the ways forward, what can we do in a trust to redress these problems. So these are things that have to be done, and of course it's time, it will take time, but there is a movement towards it. Now what I also want you to realize, see, is if you look towards the end of the book, there are 3 chapters that are called, start with the name Regaining Balance. Regaining balance, learning to make sense. Regaining balance, what is it, क्या कहते हैं, rethinking knowledge making. और regaining religion, regaining balance, relearning religion. तो ये 3 जो chapters हैं, these are actually in a sense very theoretical and very abstract in helping us to move beyond the current sort of realms of where we are. So moving us into thinking interdisciplinarity or disciplinary के खात्मा, talking about symbols and the relationship of how symbols and symbolic relationships construe reality for us, and how these things are related in terms of knowledge production, ranking, and all of these things. So in a sense, these 3 chapters are designed to help us essentially move forward, try to start to think about how to abandon जो हम फंसे हुए हैं और आगे कहाँ से निकलें, आगे हमको क्या करना है. अब क्या रास्ता है, एक नहीं है. Obviously जो मेरी सोच होगी वो मेरी नोट होगी, आप हवाले से होगी, आपकी अलग होगी. इस पूरी बुक में मैं एक बात बार-बार कहता हूँ, जो हमारा कॉलोनाइजेशन है, ठीक है, इसके 1000 मसले मसाइल हैं, इससे निकलने के लिए हमारी सिर्फ एक प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है, बाकी नहीं.
आप क्या करते हैं, आप क्या करती हैं, आपकी क्या प्रैक्टिस है, आप क्या सोचती हैं, किस तरह उसे एड्रेस करना चाहती हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस एज लॉन्ग एज ऑल ऑफ अस कीप वन थिंग कंसिस्टेंट, कि हर कोई ईमानदारी से काम करे, अपने अना के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, ईमानदारी से काम करें जहां पे भी हैं और जो भी कर रहे हैं, वो ही हमको बचाएगी, क्योंकि दैट यूनाइट्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी थियोरेटिकल ओरिएंटेशन एक्स थ्योरी से आ रही हो कि वाई थ्योरी से आ रही हो। इफ वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी, तो वी आर यूनिफाइड अगेन। So the unification comes through ईमानदारी। गोरों के 1000 चीजें जो हैं करते रहें, वो जो करना है, जितनी करना है कर लें, आपकी ईमानदारी आपको जोड़ देगी। मसला ये है कि हमारे पास ईमानदारी की बड़ी कमी हो गई है। ईमान बहुत है, बहुत नापते हैं हम ईमान को, ईमानदारी की बड़ी कमी हो गई है। और जैसे हमने बात शुरू की थी आज इलेक्शन से, आप देख लीजिए इलेक्शन के आसपास हर तरह के झूठ हैं। जहां पे बेसिक ऑनेस्टी नहीं है, जहां बेसिक इंटेग्रिटी नहीं है, जहां बेसिक लोग ईमानदारी नहीं कर सकते, बेसिक ईमानदारी, तो वहां पे क्या रह गया? आप जितने भी झंडे लगा लें, कुछ नहीं है। So I think I should just stop here because I think that's a way to think forward. Reunification requires हमको ईमानदारी करना है। ईमानदारी का मतलब ये है कि आप किसी से बेईमानी नहीं कर सकते, चाहे कि वो आपका दुश्मन हो। आप अपने दुश्मन के साथ भी बेईमानी करें तो उसमें आपका ईमान टूटता है, आपकी ईमानदारी टूटती है, उसका कुछ नहीं होता है। और जहां आपने अपनी ईमानदारी तोड़ दी, खत्म हो गया सब कुछ। आसान नहीं है। आई एक्सेप्ट इट। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिन कम्युनिटीज में हम रहते हैं, जिस तरह हमको इंटरेक्ट करना है, तो सही, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट वी हैव टू ट्राई टू डू इट एज मच एज वी कैन एंड कॉन्शियसली, और स्पेशली इन आवर वर्क प्लेस। अगर हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ काम करते हैं, जो भी हमारी काम करने की जगह है, पढ़ने की जगह है, पढ़ाने की जगह है, उधर 100% ईमानदारी से काम करना है, तो वही हमको निकाल सकती है इस मसले से। क्योंकि फिर फर्क नहीं पड़ता आप शियाओं के सुन्नी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़बान उर्दू हो के पंजाबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सराइकी हो के बलोची हो। मुझे अपनी ईमानदारी की इंपॉर्टेंस है। मैं किसी का बेईमानी नहीं करूं, मैं किसी का बेईमानी नहीं करूं, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं कह रहा था, पैटर्न्स रिपीट देमसेल्व्स, फ्रैक्टल्स रिपीट देमसेल्व्स। तो इफ वी स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग दीस फ्रैक्टल्स, थिंग्स विल शिफ्ट। So I'll stop here. Thank you again for the wonderful session, Dr. Saab और शाहिद साहब, बाकी सारे लोग, all of you for being here, and for those people who weren't able to join us here today just now, but they will perhaps listen to the conversation later on. अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। पिछली दफा मैं और आप थे और वो भी बड़ा मजे का था, लेकिन इस दफा बाकी दोस्तों की शिरकत की वजह से, क्वेश्चंस की वजह से, इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन। और डॉक्टर आपदा को मैं देख रहा था, बीच में नींद भी पूरी कर रही थी। नहीं सर, मैं तो ये रूटीन है, मैं एक दफा सुबह उठ जाऊं तो नहीं सोती, तो इस वजह से मुझे नींद तो गलबा जो है ना, वो बीच में महसूस हो रहा था कैमरा पे कि आपको बीच में नींद भी आ आई रही डोंट नो, पता नहीं, लेकिन ये है कि मतलब ये है, शायद मैं आपको लग रही हूँ, लेकिन दिस इज माय रूटीन। तो मैं एक दफा सुबह उठ जाऊं, मतलब ये मेरी 9th क्लास से है, एक दफा ठीक सुबह उठ जाऊं, मैं दोबारा नहीं सोती। ठीक ठीक। तो बाकी इस तवक्को के साथ के हम आइंदा भी आपको ले सकेंगे अब किसी और वक्त पे, जब आप फारिग हों। ये साल लगा पूरा, पिछले साल बात हुई थी डॉक्टर साहब जी, तो थैंक यू वेरी मच। ये Thank बड़ा you. रिफ्रेशिंग था और ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। बाकी मैं ऑनेस्टली अगर बात करें ना, चीजें रिपीट हो रही होती, वो जो आपने कहा ना, जाहिर है वो कैटेगरीज वो हैं, वो लेंसेज वो हैं, तो उसमें जो भी बात होगी वो टॉपिक डिफरेंट होगा, लेकिन वो बाय एंड लार्ज, चूंकि उसकी फ्रेमिंग एक, उसकी ग्राउंड एक है, तो वो फ्रेमिंग एक तरह की है, तो वो रेपिटेशन लगती है। तो इसमें एक नई बात थी जो सोचने के लिए सबने बहुत इंजॉय। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। कुछ दोस्त अगर थोड़ी देर के लिए इनफॉर्मली कंटिन्यू रखना चाहें तो दे आर वेलकम। चूंकि मैंने कॉफी का बोल दिया, मैं कॉफी पी के थोड़ी देर पहले। थैंक यू एवरीवन, बहुत थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you.